जीएस एग्जामेज में आपका स्वागत है। आरआरबी जेई/एनटीपीसी के लिए हमारी 90 दिनों की सीरीज का ये 5वां दिन है। जरा सोचिए, एक ऐसी धरती की जो 16 महाजनपदों यानी 16 अलग अलग राज्यों में बंटी हुई थी, जहां हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था। और इसी उथल-पुथल के बीच से एक ऐसी शक्ति उठ खड़ी हुई जिसने सबको अपने सामने झुका दिया और भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव रखी। आज हम उसी मौर्य साम्राज्य की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इस शानदार कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मगध इतना शक्तिशाली बना कैसे। फिर जानेंगे कि पश्चिम से कौन सा तूफान आया था। उसके बाद एक नए सम्राट के उदय की कहानी। फिर ये समझेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलाया कैसे गया। और आखिर में देखेंगे कि ये विरासत आगे कैसे बढ़ी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मगध से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 16 राज्यों में से आखिर मगध ही क्यों? ऐसी क्या खास बात थी उसमें जिसने उसे एक साधारण से राज्य से एक महाशक्ति बना दिया? देखिए, ये कोई एक रात की कहानी तो थी नहीं। लगभग 200 सालों तक एक के बाद एक 3 शक्तिशाली राजवंशों ने इस साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। हर्यंक वंश ने शुरुआत की, फिर शिशुनाग वंश ने उसे आगे बढ़ाया और आखिर में नंद वंश ने इसे इसकी पहली बुलंदी पर पहुंचाया। नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद, उन्हें तो भारत का पहला एम्पायर बिल्डर कहा जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ पुराण उन्हें ये डरावनी उपाधि पता है क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब मगध की ये जो सफलता थी वो कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि यूं कहिए कि ये एक परफेक्ट रेसिपी थी। सोचिए, उसके पास सुरक्षित राजधानियां थीं, हथियार बनाने के लिए लोहे की खदानें थीं, इतनी बड़ी सेना का पेट भरने के लिए गंगा के उपजाऊ मैदान थे और युद्ध के लिए जंगल से मिले ताकतवर हाथी। और इन सबको इस्तेमाल करने के लिए थे कुछ बेहद महत्वाकांक्षी राज्य। तो देखिए, जिस वक्त मगध नंद वंश के राज में अपनी ताकत के शिखर पर था, ठीक उसी समय पश्चिम के आसमान पर एक बहुत बड़ा तूफान घिर रहा था। एक ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया को जीतता हुआ आ रहा था। सिकंदर महान, उसे भारत के बेहिसाब धन की कहानियों ने अपनी ओर खींचा था और साथ ही उसे एक जुनून भी था दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंचने का। और उसकी नजर में वो आखिरी छोर भारत ही था। यहाँ झेलम नदी के किनारे, जिसे हाइडस्पेस का युद्ध भी कहते हैं, 2 अलग अलग इरादों की जबरदस्त टक्कर हुई। एक तरफ थी दुनिया जीतने की जिद, तो दूसरी तरफ थी अपनी धरती बचाने का संकल्प। सिकंदर ये लड़ाई भले ही जीत गया, लेकिन कहते हैं कि राजा पोरस की बहादुरी ने उसका दिल जीत लिया था। ये इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। दुनिया का सबसे बड़ा विजेता भी आखिर में 2 चीजों से हार गया। एक तो अपनी ही थकी हारी सेना से, और दूसरा उस विशाल साम्राज्य के खौफ से जिसका उन्हें आगे चलकर सामना करना था। अब सिकंदर के जाने से उत्तर पश्चिम भारत में एक कह सकते हैं कि एक पावर वैक्यूम बन गया। मानो इतिहास ने खुद एक स्टेज तैयार कर दिया हो, एक नए और देसी हीरो के उभरने के लिए, जो इस बिखरी हुई ताकत को एक कर सके। और इस स्टेज पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, चंद्रगुप्त मौर्य। वो किसी शाही खानदान से नहीं थे। कई सोर्सेस तो ये कहते हैं कि वो एक बहुत ही साधारण, शायद एक आदिवासी परिवार से आते थे, जिन्हें बचपन में छोड़ दिया गया था। लेकिन चंद्रगुप्त की प्रतिभा को तराशने वाले थे एक असाधारण गुरु, चाणक्य। नंद राजा ने चाणक्य का अपमान किया था और चाणक्य उस अपमान का बदला लेने के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जिसे वो भारत का सम्राट बना सकें, और वो चेहरा उन्हें चंद्रगुप्त में मिला। पर यह चुनौती, आप समझिए, कोई छोटी मोटी नहीं थी। उस समय के नंद राजा धनानंद के पास 4 लाख से भी ज्यादा की विशाल सेना थी। हालांकि वो अपने भारी भरकम टैक्स की वजह से जनता में बहुत बदनाम था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो चाणक्य की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी। पहले उन इलाकों पर कब्जा करो जिन्हें सिकंदर ने कमजोर कर दिया है, वहां से अपनी सेना बनाओ और फिर सीधे साम्राज्य के दिल यानी राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दो। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिंहासन तो जीत लिया, पर असली काम तो अब शुरू होना था। एक बिखरे हुए महाद्वीप को एक मजबूत साम्राज्य में बदलना, उसे फैलाना और उसे असरदार तरीके से चलाना। चंद्रगुप्त ने एक जबरदस्त सेना खड़ी की। पता है कितनी? करीब 6 लाख सैनिक। इसी ताकत के दम पर उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया और भारत की पश्चिमी सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया।
अब इस बेहतरीन राज व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है दो बहुत ही जरूरी किताबों से। एक है चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो एक तरह से इनसाइडर की गाइडबुक है, और दूसरी है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका, जो एक आउटसाइडर की डायरी है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों कभी-कभी एक दूसरे से अलग बातें करती हैं, जिससे इतिहास और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ये देखिए, ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की एक छोटी सी झलक है, जो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करती थी। राजा से लेकर प्रांतों के गवर्नर और अलग अलग विभागों के अध्यक्ष तक हर किसी की भूमिका तय थी। यही वो सिस्टम था जो इस विशाल साम्राज्य की असली ताकत था। चंद्रगुप्त, जिसने जीरो से उठकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उनका अंत भी उतना ही कह सकते हैं कि नाटकीय और रहस्यमयी था। अपने जीवन के आखिर में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उनके बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे बिंदुसार, उन्हें एक नाम दिया गया था अमित्रघात, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला, और अपने नाम की ही तरह उन्होंने जीत के सिलसिले को जारी रखा और साम्राज्य को दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला दिया। जब भी मौर्य साम्राज्य की बात होती है तो दो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान, है ना? लेकिन इन दो बड़े नामों के बीच में एक और शासक थे जिनकी कहानी अक्सर दब कर रह जाती है। वो थे सम्राट बिंदुसार। आज हम उन्हीं की कहानी की परतों को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, खून में थोड़ा सा जहर होना अच्छा है। ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? लेकिन यही एक लाइन सम्राट बिंदुसार की पूरी जिंदगी का सार है। उनकी कहानी, भाई, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी, और इसकी शुरुआत हुई उनके जन्म की अविश्वसनीय घटना। तो चलिए सीधे चलते हैं उनकी पैदाइश की उस कहानी पर, जो सच में किसी लोक कथा से कम नहीं लगती। देखिए, बिंदुसार का जन्म किसी महल में आराम से नहीं हुआ था। कहानी कुछ यूं है कि उस जमाने में ना राजनीतिक हत्याओं का एक बड़ा खतरनाक तरीका था, विष कन्याएं, जहरीली महिला हत्यारे। अब सम्राट चंद्रगुप्त को इसी खतरे से बचाने के लिए आचार्य चाणक्य एक तरकीब अपनाते थे। वो सम्राट के खाने में रोज जहर की बहुत थोड़ी सी मात्रा मिलाते थे। क्यों? ताकि उनका शरीर जहर का आदी हो जाए, मतलब एक तरह की इम्यूनिटी बन जाए। लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गर्भवती रानी दुर्धरा ने अनजाने में सम्राट का वही जहरीला खाना खा लिया और वो वहीं गिर पड़ी। चाणक्य ने जैसे ही ये देखा, वो समझ गए कि क्या हुआ है। उनके पास सिर्फ कुछ पल थे। उन्होंने फैसला किया वारिस को बचाना होगा, और उन्होंने रानी का पेट काटकर बच्चे को बाहर निकाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो आगे हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला है। 7 दिनों तक उस अजन्मे बच्चे को हर दिन एक ताज़ी काटी हुई बकरी के पेट में रखा गया, जब तक कि वो जन्म लेने के लिए तैयार नहीं हो गया। और इसी असाधारण जन्म की वजह से उनका नाम पड़ा बिंदुसार। अब इसके पीछे भी 2 कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जहर की एक बिंदु, यानी एक बूंद, उनके माथे को छू गई थी। वहीं दूसरों का मानना है कि ये नाम बकरियों के खून की बिंदुओं की वजह से पड़ा। वजह जो भी हो, नाम का मतलब एकदम साफ था, बिंदु की शक्ति या बूंद की ताकत। चलिए अब उनके बचपन से आगे बढ़कर उनके शासनकाल में चलते हैं। एक ऐसा दौर जहां चाणक्य का साया भी था और दरबार की साजिशें भी थीं, जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। शुरुआत में चाणक्य के मार्गदर्शन में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बिंदुसार ने अपने पिता से मिले विशाल साम्राज्य को न सिर्फ संभाला, बल्कि उसे और मजबूत किया। उनकी फौजों ने एक के बाद एक 16 राजधानियों पर फतेह हासिल की और मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को दक्कन तक फैला दिया। लेकिन जैसा कि सत्ता के खेल में अक्सर होता है, जहां ताकत होती है वहां साजिशें भी होती हैं। दरबार में एक नया मंत्री आया, सुबंधु, और वह चाणक्य के बढ़ते असर से उनके रुतबे से जलने लगा। बस उसने ठान लिया कि सम्राट और उनके गुरु के बीच एक दीवार खड़ी करनी है। सुबंधु ने वही किया जो साजिश करने वाले करते हैं। उसने बिंदुसार के कान भरने शुरू कर दिए। उसने सम्राट को बताया कि उनकी मां की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चाणक्य हैं। उसने बताया कि चाणक्य ने ही उनकी मां का पेट काटा था। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों किया गया था, कि ये उनकी जान बचाने के लिए किया गया था। और कहते हैं ना, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये बात बिंदुसार के दिल में घर कर गई और वो अपने गुरु से, अपने बचाने वाले से ही नफरत करने लगे। इस गलतफहमी की वजह से चाणक्य सब कुछ छोड़कर रिटायर होकर जंगल चले गए। बाद में जब बिंदुसार को पूरी सच्चाई पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सुबंधु ने अपना आखिरी दाव चला और धोखे से चाणक्य को जिंदा जला दिया, और इस तरह उस महान रणनीतिकार का अंत हो गया। लेकिन चाणक्य तो चाणक्य थे, वो मरने के बाद भी अपनी आखिरी चाल चल गए। हुआ ये कि सुबंधु को चाणक्य के घर में एक संदूक मिला। उसे लगा खजाना है। उसने जैसे ही उसे खोला, एक बहुत ही मीठी खुशबू फैली। अंदर एक नोट था जिस पर एक चेतावनी लिखी थी। सुबंधु के तो होश ही उड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए उसे एक तपस्वी बनना पड़ा और वो हमेशा हमेशा के लिए मजाक का पात्र बनकर रह गया। क्या दिमाग था! तो अब चाणक्य भी नहीं थे और सुबंधु भी नहीं। बिंदुसार एक तरह से अकेले थे, और अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी सबसे बड़ी सैनिक महत्वाकांक्षा पर लगाया, दक्षिण के आजाद राज्यों को जीतना। अब यहां पे मामला बिल्कुल साफ था। एक तरफ थी मौर्य साम्राज्य की जिद पूरे उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज करने की, और दूसरी तरफ थी दक्षिण के पुराने राज्यों की आन अपनी आज़ादी को हर कीमत पर बचाए रखने की। तो जाहिर है ये टक्कर तो होनी ही थी। दक्षिण में इस लड़ाई की कमान संभाली एक बहुत ही शक्तिशाली गठबंधन ने, मूवेनदार। इसमें चेर, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र जैसे बड़े बड़े राज्य शामिल थे। ये वो लोग थे जो सदियों से अपनी जमीन पर राज करते आ रहे थे और किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। 13 साल, बस ये एक नंबर इस जंग की पूरी कहानी बयां कर देता है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। दक्षिण को जीतने की ये कोशिश पूरे 13 साल तक चली। एक लंबी, खूनी और थका देने वाली जंग जिसने मौर्य साम्राज्य की ताकत को भी आजमा लिया। शुरू के 11 साल तो मौर्य सीधे तौर पर नहीं लड़े। उन्होंने अपने दक्षिणी सामंतों के जरिए लड़ाई जारी रखी। कुछ छोटी मोटी जीत मिली, जैसे पाजी का किला जीत लिया, लेकिन वो दक्षिणी गठबंधन की दीवार को तोड़ नहीं पाए। 11 साल के बाद आखिरकार बिंदुसार का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, अब मौर्यों की पूरी ताकत इस जंग में उतरेगी। इसके बाद अगले 2 साल एक बहुत बड़ी तैयारी में गुजरे। सड़कें बनाई गईं और पूरे साम्राज्य से सेना को इकट्ठा किया गया एक आखिरी निर्णायक हमले के लिए। और ये सारी तैयारी हमें उस जंग के क्लाइमैक्स पर ले आई, 2 बहुत बड़ी सेनाओं के बीच एक आखिरी जबरदस्त मुकाबला। दूसरी तरफ चोल राजा इलांजतन्नी की अगुवाई में मूवेनदार सेना भी पीछे नहीं हटी। वो भी पूरी तरह से तैयार थे, और फिर वल्लम के मैदान में इतिहास की एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। दक्षिण की एकजुट ताकत मौर्य साम्राज्य की पूरी सैन्य शक्ति से जा टकराई, और नतीजा सबको चौंकाने वाला था। इतनी बड़ी मौर्य सेना हार गई। हाँ, नुकसान दोनों तरफ बहुत हुआ, लेकिन ये जीत दक्षिण की थी। मौर्य सेना को पीछे हटना पड़ा, और इतना ही नहीं, राजा इलांचितैनी ने जवाबी हमला करके पाजी का किला भी वापस छीन लिया। अब देखिए, जंग जीतने के बाद भी राजा इलांजिचन्नी एक बहुत समझदार शासक थे। वो जानते थे कि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा है और वो हमेशा के लिए उनसे लड़ नहीं सकते। तो एक शांति समझौता हुआ, एक तरह का बीच का रास्ता निकाला गया। दक्षिणी राज्यों ने कहा, ठीक है, हम कागज पर मान लेते हैं कि आप हमसे बड़े हैं, लेकिन असल में वो आज़ादी रहे। इसे कहते हैं नाम मात्र का नियंत्रण। और इसी के साथ बिंदुसार का पूरे भारत को जीतने का सपना ही रह गया। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि बिंदुसार अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर गए। अगर हम बिंदुसार के पूरे शासनकाल का एक रिपोर्ट कार्ड बनाएं, तो तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी नजर आती है। देखिए, साम्राज्य को एक रखने में वो कामयाब रहे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, पूरे दक्षिण को जीतना, वो अधूरी रह गई। और दरबार की साजिशों में उन्होंने चाणक्य और सुबंधु जैसे काबिल लोगों को भी खो दिया। और उनके शासन की कमजोरियां उनकी मौत के फौरन बाद सामने आ गईं। जैसे ही वो गुजरे, साम्राज्य में जगह जगह बगावत की आग भड़क उठी। तक्षशिला में विद्रोह हो गया। दक्षिण के राज्यों ने उस नाममात्र के नियंत्रण को भी मानने से इनकार कर दिया, और सबसे बड़ी बात, कलिंग ने खुद को एक आजाद राज्य घोषित कर दिया। तो सोचिए, उनके बेटे अशोक को विरासत में क्या मिला? कोई बना बनाया शांत साम्राज्य नहीं, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य जो टूट रहा था, बिखर रहा था। अशोक को सिंहासन के साथ साथ इन सुलगती हुई आग को बुझाने की नमस्ते। इतिहास में कुछ ही ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी ही जीत पर पछतावा किया हो। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी जानने वाले हैं जिसने अपनी ही कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान सम्राट अशोक की, जिनका राज एक भयानक युद्ध के बाद हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। सोचिए, एक राजा जिसने सब कुछ जीत लिया हो, जो अपनी ताकत के शिखर पर हो, उसकी सबसे बड़ी जीत आखिर क्या हो सकती है?
और यही कहानी में आता है एक हैरान कर देने वाला मोड़। अशोक ने खुद अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री को खेदजनक कहा। और बस यही एक बात, यही एक विरोधाभास भारत के इतिहास को बदलने वाला था। तो चलिए अशोक की कहानी को शुरू से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है मौर्य साम्राज्य में, एक ऐसा साम्राज्य जो सच पूछिए तो हिंसा और जीत की आग में ही बना था। और इसी माहौल में अशोक का सत्ता तक का सफर शुरू हुआ। और ये सफर फूलों की सेज तो बिल्कुल नहीं था। देखिए, अशोक उस महान मौर्य वंश में तो पैदा हुए थे जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, लेकिन वो थ्रोन के असली हकदार नहीं थे। मतलब उनसे राजा बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उनके बड़े भाई सुसीम, वो थे असली उत्तराधिकारी। ऊपर से अशोक की मां भी कोई शाही राजकुमारी नहीं थी, तो इस वजह से वो गद्दी की दौड़ में और भी पीछे हो गए थे। लेकिन एक प्रोविंशियल गवर्नर के तौर पर अशोक ने यह साफ कर दिया था कि उनमें काबिलियत भी है और एम्बिशन भी। और फिर जैसे ही उनके पिता की मौत हुई, सत्ता के लिए एक खूनी खेल शुरू हो गया। कहानियों की माने तो अशोक ने अपने कई भाइयों को रास्ते से हटाया और 4 साल तक चले एक भयानक गृहयुद्ध के बाद आखिरकार सिंहासन पर कब्जा कर लिया। उस जमाने के हर राजा की तरह अशोक का भी एक ही सपना था, चक्रवर्ती बनना, मतलब राजाओं का राजा। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल नेसेसिटी थी। इसका मतलब था लगातार जीतते रहो, अपना साम्राज्य फैलाते रहो। और यही एम्बिशन, यही सोच अशोक को और जीत के रास्ते पे ले गई। एक ऐसा रास्ता जिसका अंत बहुत ही भयानक हिंसा में होने वाला था। और बस यही एम्बिशन अशोक को उनकी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट तक ले आई, कलिंग का युद्ध। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये वो घटना थी जो अशोक को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अपनी जबरदस्त और एक्सपीरियंस्ड आर्मी के साथ अशोक ने कलिंग के अमीर राज्य पर चढ़ाई कर दी। उन्हें लगा था कि ये एक आसान जीत होगी, लेकिन वहां जो हुआ वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। लड़ाई बहुत ही ज्यादा क्रूर थी। जंग के मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सोचिए जरा, 1 लाख, ये नंबर ही उस तबाही का अंदाजा देने के लिए काफी है। और तबाही का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, उन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया। न जाने कितने परिवार टूट गए, कितनी जिंदगियां हमेशा के लिए बिखर गईं। और जब ये सब खत्म हुआ तो अशोक ने युद्ध के मैदान को देखा। वो जीत का नजारा नहीं था, वो एक ऐसा मंजर था जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ लाशें थीं, दर्द था, एक अकल्पनीय नरसंहार। और बस उसी पल, उस खूनी मैदान के बीच, उस जीतने वाले सम्राट के अंदर कुछ टूट गया। ये जीत का जश्न मनाने का वक्त नहीं था, ये वक्त था अपने ज़मीर से सवाल करने का। और जानते हैं सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात क्या थी? अशोक ने अपनी फीलिंग्स को छुपाया नहीं। उन्होंने अपने शाही शिलालेखों पर पत्थरों पर लिखवाकर खुलेआम अपने पछतावे का ऐलान किया। इतिहास में किसी जीतने वाले राजा के लिए ऐसा करना अनसुना था, अनहर्ड ऑफ। हाँ, लेकिन यह बदलाव कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं था, ये एक स्लो प्रोसेस था। इसकी शुरुआत हुई उस भयानक मंजर से, फिर आया गहरा पछतावा, और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को समझना शुरू किया, और आखिर में उन्हें संघ में यानी बुद्धिस्ट ऑर्डर में शामिल कर लिया गया, जो उनके कमिटमेंट का सबसे बड़ा सबूत था। और इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ने अशोक के राज करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने तलवार को एक तरफ रख दिया और एक नए रेवोल्यूशनरी आइडिया को अपनाया, धर्म के रास्ते पर चलकर शासन करना। यहां एक बात समझनी जरूरी है, अशोक का धर्म कोई एक रिलीजन का प्रचार नहीं था। नहीं, ये तो एक यूनिवर्सल मॉरल कोड था, मतलब अच्छे बर्ताव का एक तरीका, जिसमें अहिंसा थी, सहिष्णुता थी और हर जीव के लिए दया थी। ये राज करने का एक बिल्कुल नया नजरिया था, जो जीत पर नहीं बल्कि अपनी प्रजा की भलाई पर टिका था। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, अशोक ने इसे एक्शन में बदला। जो राजा पहले शिकार पर जाता था, वो अब धम्म यात्रा यानी तीर्थ यात्रा पर जाने लगा। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, और ये पक्का किया कि उनके ये संदेश उनके शिलालेखों के जरिए पूरे साम्राज्य के कोने कोने तक पहुंचे। लेकिन कहानी यहीं पर थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। देखिए, अशोक शांति की बात तो कर रहे थे, पर वो एक ताकतवर सम्राट भी थे। उन्होंने अपनी पूरी सेना को खत्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने की रियलिटी यही थी। विद्रोहों को दबाना पड़ता था, सीमाओं को सुरक्षित रखना पड़ता था। तो ये एक तरह का डुअल कैरेक्टर था उनके राज का,
एक तरफ आदर्शों की बातें और दूसरी तरफ सत्ता की कठोर सच्चाई। तो सवाल उठता है कि अशोक के राज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ। खैर, उनकी लेगेसी उनके साम्राज्य की सीमाओं से कहीं बहुत आगे तक फैली और इसका असर आज भी हम महसूस कर सकते हैं। उनके शासनकाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अशोक ने इसे होस्ट किया और इसी मीटिंग ने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत तक सीमित न रखकर एक ग्लोबल रिलीजन बनने की राह पर डाल दिया। अशोक ने दुनिया के अलग अलग कोनों में बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजे। यहां तक कि उनके अपने बेटे महेंद्र ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया। और बस यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसने बौद्ध धर्म को सिल्क रोड के रास्ते पूरे एशिया में पहुंचा दिया। मशहूर इतिहासकार H.G. वेल्स ने लिखा है, अशोक हजारों राजाओं के बीच एक चमकते सितारे की तरह हैं जो आज तक चमक रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है। उनका इम्पैक्ट इतना गहरा था कि वो आज भी महसूस होता है। तो पूरी कहानी का सार ये है कि आज बौद्ध धर्म जो एक वर्ल्ड रिलीजन है, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट उस एक सम्राट को जाता है जो करीब 2300 साल पहले अपनी ही जीत की भयावहता देखकर इतना दहल गया था कि उसने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी और अपना पूरा साम्राज्य शांति के रास्ते पर लगा दिया। और यहीं पर अशोक की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या शांति की विरासत कभी हिंसा के इतिहास को पूरी तरह मिटा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।